कारम कंटिन्यू करते हैं हम अपनी 10 अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज को। आज चौथी सीरीज है और बहुत देखो भाई ये कॉमन क्वेश्चन से हटके हैं। आपने 3 क्वेश्चन सीरीज देखी हैं तो पता चला होगा आपको क्वेश्चंस का लेवल कैसा है यहाँ पे, ठीक है। वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन ये है जो हार्डेस्ट क्वेश्चन आते हैं पेपर में। 20 से 25 जो क्वेश्चन आते हैं जिसको नहीं पता होता वो क्वेश्चन मैं करवाने यहाँ बैठा हूँ, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी। मतलब गांधी का जो मॉडल था इकोनॉमी का, वो क्या चाहते थे कि इकोनॉमी कैसी हो, कंपटीशन वाली हो या फिर ट्रस्टीशिप वाली हो या फिर राज नियंत्रण मतलब कमांड जो स्टेट कमांड वाली हो, कौन सी है। तो कौन सी आंसर क्या होगा इसका, ट्रस्टीशिप होगा। देखो इसका मतलब क्या होता है समझा देता हूँ कि भाई ट्रस्टीशिप एक ऐसा सिद्धांत है जो ये कहते हैं कि अमीर लोगों को ना अपनी जरूरत से ज्यादा संपत्ति का क्या करना चाहिए, उपयोग अपने लिए नहीं करना चाहिए। क्या कहते हैं, जरूरत से ज्यादा जो अमीर लोग हैं, अमीर लोगों के पास जो जरूरत से ज्यादा संपत्ति होती है उनको उनको अपनी संपत्ति का उपयोग नहीं करना चाहिए। किसके लिए करना चाहिए, बाकी जो गरीब लोगों को है। लेकिन उस संपत्ति को संरक्षित करके रखें अमीर लोग। कब कौन से टाइम के लिए रखें, तब गरीब लोगों को जरूरत हो। बात समझ आ गया ट्रस्टीशिप का मतलब क्या है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, एजेंडा 21 में कितने समझौते हुए, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ या 4 हुआ। आंसर क्या होगा इसका, 4 हुआ। ये समझ लो कि एजेंडा 21 किससे संबंधित है। पहले तो किससे संबंधित है, देखो ये हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है, सतत विकास से संबंधित है। कब हुआ, 1992 में हुआ, ब्राजील के रियो में, ठीक है, रियो डी जेनेरियो में, है ना। तो इसमें 4 समझौते हुए थे सतत विकास के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए 1992 में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलक कैपिटलिस्ट क्या है, बैल पूंजीपति किसे कहा जाता है। गरीब किसानों को, अमीर किसानों को, वह किसान जिनके पास कुछ साधन तो है पर अमीर नहीं है, या संयुक्त राष्ट्र किसानों को जो बड़े जमींदार हैं, है ना। किसे कहा जाता है, बताओ किसको कहा जाता है, वह किसान जिनके पास कुछ साधन तो हैं पर अमीर नहीं है। आंसर क्या होगा, सी। मैं मतलब समझा देता हूँ इसका, पहले आंसर देख लो। वह किसान जिनके पास साधन तो हैं पर अमीर नहीं है। अब बैल पूंजीपति नाम क्यों रखा, यार इनके पास ना अपने बैल होते हैं। क्या होते हैं अपने भैया, बैल होते हैं। उनके पास जमीन भी होती है। मतलब ये अपना खर्चा पानी पढ़ाई लिखाई सब कुछ अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन बहुत बड़े अमीर नहीं होते हैं। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, बुलक कैपिटलिस्ट बोला जाता है, ठीक है। देखो कैपिटलिस्ट लिखा है यहाँ पे, बुलक कैपिटलिस्ट कहा जाता है। ये कोई अमीर अमीर नहीं है, पता चले आप किसी अमीर पूंजीपति का नाम के पीछे आगे आंसर लगा दें। अच्छा, बुलक कैपिटलिस्ट की कॉन्सेप्ट किसने दिया, रोडोल्फ ने। ये पति पत्नी है, एल रोडोल्फ एल रोडोल्फ एंड सुजैन रोडोल्फ, एस रोडोल्फ। ये दंपति हैं, हस्बैंड वाइफ। इन्होंने क्या है इसका कॉन्सेप्ट दिया, समझ रहे हो, ठीक है। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन क्या है कि भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया। एक सेकंड और इनकी जो बुक है ना एस रोडोल्फ, और बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, वो पूछी जाती है। मैं बुक का भी नाम लिख देता हूँ, कई बारी पूछी गई है यार और पूछी जाएगी। इन परस्यूट ऑफ लक्ष्मी, ठीक है। इस बुक का भी नाम आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया। भारत में जो नियोजित विकास का मतलब समझते हो, जो राज्य के द्वारा नियंत्रित होता है उसको क्या कहते हैं, नियोजित विकास कहते हैं। उस विकास का, उस डेवलपमेंट का विरोध किसने किया था, गांधी जी ने किया या फिर जवाहरलाल नेहरू ने किया या फिर अम्बेडकर ने किया या फिर इंदिरा गांधी ने किया। किसने किया था, गांधी जी ने किया था। गांधी जी थोड़ा सा मार्क्स से प्रभावित थे, प्रभावित तो नहीं मतलब प्रभावित, पढ़ा तो होगा मार्क्स को उन्होंने, ऐसी बात तो नहीं है। तो उनके विचार साम्यवादी, जैसे मार्क्स कहते हैं कि भैया कोई राज्य नहीं होगा, उसी तरह गांधी भी कहते हैं कि कोई राज्य नहीं होगा। तो दोनों के विचार कहीं ना कहीं मिलते हैं। तो गांधी जी भी क्या कहते हैं कि भैया राज्य नियंत्रित थोड़ी ना होना चाहिए। हालांकि उनके अर्थव्यवस्था में उनके विचार अलग अलग हैं मार्क्स के और गांधी के, लेकिन एक विचार जो मिलता है मैंने आपको बता दिया कि राज्य के बारे में गांधी और मार्क्स के विचार हमेशा मिलते हैं। तो गांधी जी ने, मैंने आपको अभी बताया था कि इनका जो विकास का मॉडल है, अर्थव्यवस्था का मॉडल कैसा है, ट्रस्टीशिप पर आधारित है। और ट्रस्टीशिप का मतलब क्या होता है, राज्य के अंतर नहीं आएगा, मतलब पूंजीपतियों को थोड़ा सा बढ़ावा देना पड़ेगा, ठीक है। तो भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया है, कमांड डेवलपमेंट का, तो गांधी जी ने किया है, ठीक है।
पांचवी क्या है, पांचवा क्वेश्चन क्या है कि राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया किसकी पुस्तक है? ए आर देसाई की है, रामचंद्र गुहा की है, बिपिन चंद्रा की है, या नॉन ऑफ दीज की? किसकी बुक है? बिपिन चंद्रा की है, ना कि रामचंद्र गुहा और ए आर देसाई की। इंपोर्टेंट बुक है भाई, याद रखना है इसको। छठवां क्वेश्चन क्या है कि भारत में आर्थिक विकास का मुख्य कारण नहीं है। भारत में आर्थिक विकास का मुख्य कारण नहीं है। आर्थिक विकास किसके कारण नहीं होता है? पूंजी का संचय और तकनीकी में सुधार। अरे जो स्टोर ऑफ कैपिटल एंड रिफॉर्म ऑफ टेक्निकलिटी, ठीक है, ये तो सही है भाई, ये तो हो नहीं सकता। जनसंख्या में परिवर्तन, यार जनसंख्या में परिवर्तन और आर्थिक विकास से क्या मतलब है? आर्थिक जनसंख्या में परिवर्तन अच्छा भी होता है और नहीं भी होता कभी कभार, मोस्टली, लेकिन जनसंख्या में परिवर्तन अच्छे के लिए होता है। तो जनसंख्या में परिवर्तन, जितने ज्यादा जवान लोग होंगे उतने उसके लिए आर्थिक विकास के लिए उतना अच्छा होगा। इंडिया में डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है? तो सबसे ज्यादा इंडिया में डेमोग्राफिक डिविडेंड ही तो है, मतलब जनसंख्या में परिवर्तन हुआ है वो, इसीलिए तो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है ना। अब समझ आया कि जनसंख्या में परिवर्तन का अर्थ क्या हुआ? देखो ये कॉन्सेप्ट है, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ पाओगे तो आगे आने वाले सवालों को भी आप इजीली डील कर पाओगे आप, इसीलिए मैं कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन बता रहा हूँ, यहाँ परिभाषा भी बता रहा हूँ। तो विशेष क्रियाओं की गतिविधियों में श्रम विभाजन, अरे जितना ज्यादा स्पेशलाइजेशन होगा डिवीजन ऑफ लेबर में, उतना ज्यादा अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा रहेगा। तकनीकीविद और नौकरशाह या टेक्नोक्रेट्स और ब्यूरोक्रेट्स, ये क्या है? ये आर्थिक विकास के लिए मुख्य कारण थोड़ी ना है। ये तो आर्थिक विकास होगा तो तो इसका विकास होगा तकनीकी विदों और नौकरशाहों का। जितना ज्यादा आर्थिक विकास नहीं होगा तो नौकरशाही की जरूरत कम पड़ेगी, तकनीकी विदों की जरूरत कम पड़ेगी, तो आंसर क्या होगा इसका? डी होगा, तकनीकी विद और नौकरशाह। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, परिवार विषय का अध्ययन में भूमिका रोल वॉर्गेनिंग की अवधारणा किसने दी है? विलियम जे गुडे, रॉल्फ लिंटन, रॉबर्ट के मटन, कोई नहीं। आंसर क्या है? विलियम जे गुडे। थोड़ा सा इसका अर्थ समझ लो। जब कोई आदमी क्या परेशान हो जाता है ना, एक भूमिका निभाने से, एक ये 2 3 4, ठीक है, बहुत सारी भूमिका निभाने से परेशान हो जाता है, तब क्या करता है यार? वो किसी भूमिका को क्या करता है, मतलब वो सौदेबाजी करता है फिर एक भूमिका से। मान लो ए भूमिका ये है, बी भूमिका ये है, सी डी ई 5 भूमिका है, वो क्या करेगा? पांचों भूमिकाओं में से एक ऐसी भूमिका चुनेगा जिसको प्राथमिक चुनेगा कि भैया मैं सी भूमिका को मैं पहले खत्म करूंगा, फिर ई भूमिका को मैं द्वितीय पर रखूंगा, फिर बी भूमिका को मैं तृतीय पर रखूंगा। इस तरह क्या करता है वो? भूमिकाओं के साथ वॉर्गेनिंग करता है। तो इसका आंसर क्या है? विलियम जे कुडे। अब समझ आया कि रोल वॉर्गेनिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन फैक्ट को रटना नहीं है, फैक्ट से क्या करना है अपन को? सीखना भी है। समाज में संघर्ष का मूल प्रभुत्व की इच्छा, बिल ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट किसने दिया? नीत्शे ने, ग्रामशी ने, डेरेनडॉर्फ ने, या कार्ल मार्क्स ने? बताओ। तो आंसर क्या होगा? नीत्शे होगा। देखो विल ऑफ पावर क्या है कि भाई हर व्यक्ति के अंदर एक विल ऑफ पावर रहती है, हर व्यक्ति के अंदर एक प्रभुत्व की भावना रहती है, ठीक है। और वो क्या करता है? अपने इंटरेस्ट को साधने के लिए कई सारे साधनों का उपयोग करता है। जब उस साधनों को वो प्राप्त नहीं कर पाता तब क्या होता है? वो संघर्ष होता है, तब क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो बिल ऑफ पावर, इसका मतलब ये है कि खुद व्यक्ति से ही संघर्ष निकलता है, हर व्यक्ति से संघर्ष निकलता है। तब वो अपना बिल ऑफ पावर मनाने के लिए अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो सामने वाले का विरोध आएगा? नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या होता है? ये कह रहे हैं कि समाज में संघर्ष का मूल कारण क्या है? ये कह रहे हैं समाज में संघर्ष का मूल कारण है कि व्यक्ति है, विल ऑफ पावर है, ना कि कोई और है। चलो, नौवां क्या है? किसने भारत की जाति व्यवस्था के बारे में निष्कर्ष दिया कि भारत की जाति एक गैर प्रतिस्पर्धी व्यवस्था है? क्या है? एक नॉन कम्पिटिटिव एक सिस्टम है। जो कास्ट सिस्टम है भारत का, वो नॉन कंपटीशन वाला है, उसमें कोई भी प्रतिस्पर्धा नहीं है, मतलब एक ठहराव है, एक स्टेबिलिटी है उसमें, ठीक है। जैसे तस्से बना हुआ है। जैसे डीएन मजूमदार साहब ने क्या किया है कि इंडिया की कास्ट सिस्टम क्या है? एक क्लोज सिस्टम है, जाति क्या है? कि बंद वर्ग है। इसीलिए विदेशी समाजशास्त्रियों ने कहा कि भारत की जाति व्यवस्था एक गैर प्रतिस्पर्धी व्यवस्था है। अब इसका मतलब समझ आया ना? इसका आंसर क्या होगा? टोलकट पार्सन नहीं, लीच एंड वैली, आर देसाई, श्रीनिवास। किसने कहा है? एडमंड लिंच और एफजी वैली ने। ओके, याद रखेंगे अपन इसको। क्वेश्चन नंबर 10वां, उत्तर आधुनिक विकास को परिवर्तनवादी विनिमय के सांस्कृतिक तर्क के रूप में किसने कहा? परिवर्तनकारी। देखो पोस्ट मॉडर्न डेवलपमेंट को
कल्चरल लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म के रूप में किसने स्पष्ट किया? पहले मैं आंसर बता देता हूँ, फिर उसका मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, इसका मतलब क्या है। जेमसन, बॉडलार्ड, एंथोनी गिडिंग्स या कोई नहीं? आंसर क्या होगा? फ्रेडरिक जेमसन है। देखो इसका मतलब क्या है यार, ये कह रहे हैं कि जो उत्तर आधुनिक संस्कृति में जो मतलब डेफ्टनेस है, गहराई का अंत हो गया है। गहराई क्या है? अंत हो गया है। जैसे मान लो कि यार उत्तर आधुनिकता में एक कलात्मक शैली एक विकसित ही नहीं हो पाई है। भाई जो मल्टीनेशनल जो कैपिटलिज्म है, उसका जो आर्थिक ढांचा है, उसमें जो गहराई है, डेप्थनेस है, वो खत्म हो गई। गहराई किसकी? संस्कृति की। केवल बाहरी दिखावा हो गया है। इसका एग्जाम्पल के लिए मैं कह देता हूँ, देखो किसी कंपनी का मैं नाम नहीं ले रहा, अब कोई एमएनसी है, ठीक है, अब किसी प्रोडक्ट को वो स्वदेशी के नाम पर बेच रही है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट को स्वदेशी के नाम पर बेच रही है कि भैया ये है, ये ठीक है, और उसमें वो गुणवत्ता नहीं है। स्वदेशी के नाम पर बेच रही है लेकिन वो गुणवत्ता है नहीं। मान लो गाय का घी है, ठीक है, गाय का घी है, बना के दे रही है, भाई नाम से तो गाय का घी है, लेकिन उसका जो क्वालिटी है उस घी की, वो डालडा है, वो पाम ऑयल है, ठीक है। वो क्या अब मतलब समझ आ गया क्या है? वो गहराई खत्म हो गई, केवल दिखावे की चीजें रह गई हैं उत्तराधिक, वो कल्चर लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म। अब समझ आया ना इसका मतलब क्या है? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। 10 की जगह भाई एक क्वेश्चन फालतू डाल दिया मैंने। क्या है? उत्तर आधुनिक समाज के संदर्भ में पॉस्टिस का उपयोग किसने किया है? पॉस्टिस वर्ड्स का उपयोग किसने किया है और इसका मतलब क्या होता है? पहले तो आंसर देख लो, फ्रेडरिक जैमसन, टॉनिस, डेनियल वेल या कोई नहीं? आंसर क्या होगा इसका? फ्रेडरिक जैमसन। फ्रेडरिक जैमसन ने कल्चरल लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया, और फ्रेडरिक जैमसन ने ही पॉस्टिस का भी मतलब समझाया है, ठीक है। पॉस्टिस का मतलब क्या होता है कि यार ये ब्लैंक पैरोडी है। क्या होती है? ब्लैंक पैरोडी। मतलब ये क्या है कि नकल करने वाली चीजें, मतलब ये मिश्रण कर लेती है अलग अलग शैलियों की, अतीत के संकेतों विचारों को बिना गहराई के साथ मिला देना। जैसे भाई दो चीजें, देखो ए चीज तो यहाँ से इसने यहाँ से ले ली, और बी चीज यहाँ से तीन, बी से इसने 3 को ले लिया, ए से इसने 2 को ले लिया, है ना। मान लो इसने इंडिया से अध्यात्म ले लिया, ठीक है, और इसने विदेशों में जाके उस अध्यात्म को अपने तरह से एक्सप्लेनेशन कर दिया, ठीक है। तो वो गहराई से नहीं गए ना। इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, इंडिया की जो फिलॉसफी है, उन्होंने अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके और अपने हिसाब से उसको एक्सप्लेनेशन करने लग गए और जनमानस में वहां के फैला दिया। समझ रहे हो? अब इंडिया में एग्जाम्पल देख लो आप, इस्कॉन टेम्पल्स का इन्होंने इंडिया की जो फिलॉसफी है उतनी गहराई से नहीं जाना है, लेकिन बाहरी सतह पर जान लिया है। मतलब ये चीजें नकल कर रहे हैं, मिल रहे हैं नकल एक दूसरे में। इंडिया की फिलॉसफी को उन्होंने नकल किया, ठीक है, इस्कॉन ने, और चीजें आगे स्प्रेड कर रहे हैं। तो पॉस्टिस का मतलब समझ आ गया। पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी में पॉस्टिस का वर्ड का किसने उपयोग किया है? जेमसन ने। और इसका मतलब क्या होता है ये भी समझ आ गया आपको, ठीक है। चलो यही क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। मैं इसको पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम पे। और एक और बात भाई, व्हाट्सएप ग्रुप मैंने खत्म कर दिया। इस पे जो नए जो मेंबर्स ऐड होते थे ना, वो पता नहीं चलता था पीडीएफ का, तो मैंने अब टेलीग्राम ग्रुप बना दिया, वहां ऐड हो जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे। जय हिंद।